नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर आज बात करते हैं हम लोग पेपर लीक से आगे की। नसीब बिस्ला फरमाना, गुड इवनिंग भाई। भूपेश शर्मा, नमस्कार भाई। सुनील चहल, गुड इवनिंग। संतोष सहानी, हाय। अजय शोरान, राम राम भाई। मनीष घनगस, राम राम। चौधरी दिनेश काल्हेर, प्रदीप शोरान, राकेश गरेवाल, मनीष चाहर, योगेश सिंह, आप सबको मेरे राम राम नमस्ते है। आप लोगों को मेरी आवाज़ वीडियो सब बढ़िया आ रही है? मैडम जी, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती होगी या नहीं? सर ये सवाल पूछिए सरकार से, होगी या नहीं। अमित अहलावत, सतीश राव, उषा सिंह, पवन किशोर, प्रदीप शोकन, मैं बिल्कुल सही हूँ। प्रदीप शोरान, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत निम्भल, राजेश सिंह यादव, कमिल रेजा, पवन किशोर, योगेश सिंह, सतीश राव। मेरी एक बार आवाज़ और वीडियो क्वालिटी सब ठीक आ रही है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच नसीब भाई। खट्टरताऊ को भी लाइव में ऐड करो। भूपेश शर्मा, आप ही कीजिए सर। अमित सहरावत, मंजीत पानू, साहिल हरक्याल, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। परदुमन बरसोला, राजपाल सिंह, आसिफ मलिक, विकास चौधरी, महेश कुमार जोगी, साहिल हरक्याल, सुरेश गोदारा, रूप सिंह राजपूत, बिट्टू गुज्जर, पवन किशोर, नटवर लाल, आनंद लांबा। आप सब मेरी बात सुनो, हमने अपनी बात पहुंचानी है ना? तो हम अपनी बात यहाँ करते हैं, वो अपने आप पहुंच जाएगी किसी भी तरीके से एम्पलीफाई करके, या फिर आप लोग पहुंचाओ उसे। तो हमें तो बात पहुंचाने से मतलब है, ऐड हो ना हो, राइट। चलिए, कल हमने पेपर लीक प्रकरण के बारे में पूरी बात की कि कैसे हरियाणा में पेपर लीक होते जा रहे हैं, कैसे थोड़ा एक नाटक सा कर दिया जाता है 5-6 दिन की, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, ये कर लिया, एंड देन उसके बाद क्या होता है, ढाक के 3 पात। फिर नेक्स्ट पेपर के साथ सेम वही कहानी होती है, फिर उसके बाद सेम 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 चले ही जा रही है, सेम सेम कहानी। अब किस चीज के ऊपर मैं बोलना चाहती हूं? अब मैं ये बोलना चाहती हूँ, यदि ये पेपर रद्द ना होता तो भी क्या किसी पढ़ने वाले बच्चे का चयन होता? इस पेपर का जो स्तर था, इस पेपर को देख के समझ में आया, पीछे भी मैंने काफी पेपर्स देखे हैं, मैंने खुद भी दिए हैं, तो मुझे भर्ती सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। वो ये है कि ये भर्ती जो सिस्टम है ना, वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा नेगेटिव है, उनको बाहर करता है। ये पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले बच्चों को बराबरी पे ले आता है ये, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं लगता। हमें लगता ही नहीं है कि हम पढ़ना जरूरी था कि नहीं पढ़ना जरूरी था, क्योंकि एक ही बराबर हो जाते हैं। इनफैक्ट पढ़ने वाला बच्चा डर जाता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की होती है और वो इतना ज्यादा फोकस्ड होता है, और उसको ये लगता है कि कहीं मैं गलत मार्क ना कर दूं। जो बिना पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, जो ऐसे ही मुंह उठा के चला जाता है, वो पूरे कॉन्फिडेंस में होता है, वो कुछ भी मार्क कर दे, क्योंकि पढ़ने वाले को भी उतना ही पता है, बिना पढ़ने वाले को भी उतना ही पता है, राइट। अब क्वेश्चन पेपर का स्तर ऐसा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से उठा के दे दिए गए। पूरे पेपर में हिंदी नहीं पूछी गई, हिस्ट्री नहीं पूछी गई, ज्योग्राफी नहीं पूछी गई, पॉलिटी नहीं पूछी गई, इकोनॉमिक्स नहीं पूछी गई, करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया। मतलब जिस सेक्शन पे एक बच्चा अपना 80 से 90% वक्त जाया करता है, जीके के पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ, मैथ्स और इंग्लिश इनकी नहीं, जिसके ऊपर वो अपना 80% जीके में या 90% में कहूं जाया करता है, वो पूछा ही नहीं गया। और जब वो पूछा ही नहीं गया, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मोस्टली छोड़ देते हैं, उसमें से पूछेंगे तो सब एक बराबर है भाई। पढ़ने वाला भार, बिना पढ़ने वाला भार, और पढ़ने वाला भी कितना पढ़ेगा? कांस्टेबल के पेपर के लिए आप प्रश्न पूछते हैं
टीजीटी के लेवल के, एक टीचर पात्रता का जो एग्जाम होता है, यूपी का एग्जाम, आप उसमें से कॉपी करते हैं क्वेश्चंस एज इट इज और आप वो क्वेश्चंस पूछते हैं कांस्टेबल से, जिन्होंने कांस्टेबल लगना है। तो आप उनको क्या लगाना चाहते हैं? आप उनको वीएलडीए लगाना चाहते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स के असिस्टेंट लगाना चाहते हैं, कांस्टेबल लगाना चाहते हैं? आप जॉब से रिलेटेड कुछ पूछ लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट से कुछ पूछ लीजिए, जनरल जीके पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। और मैं जानबूझ के यहाँ सवाल पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जिन्होंने कांस्टेबल का पेपर किया है या अटेम्प्ट किया है या जो उसकी तैयारी कर रहे थे, केवल उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर देखा है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने वो क्वेश्चन पेपर पढ़ा है, या कुछ मेरे जैसे 2-4 इंटरेस्टेड लोगों ने वो क्वेश्चन पेपर पढ़ा है। बाय एंड लार्ज किसी ने नहीं पढ़ा है। और अब चलो हम मिलके चैलेंज करते हैं इस भाजपा सरकार को, जजपा सरकार को, जो गवर्नमेंट में बैठी है, एचएसएससी के सारे मेंबर्स, आयोग के चेयरमैन और सेक्रेटरी मैडम को, कि हम ये प्रश्न आपके सामने पढ़ते हैं और कृपया आप इसे सॉल्व करके दिखाएं, बिना गूगल करे इन्हें सॉल्व करके दिखाएं, तो हम माने कि कैसे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और कैसे कांस्टेबल सबको आ सकते हैं। तो लेट्स रीड द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, मैं चाहती हूं आप लोग ना इसको शेयर करना, ताकि इन्हें पता चले कि ये कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन है। 6 माह की आयु पर, 6 माह से 1 वर्ष की आयु पर, 1 से 2 वर्ष की आयु पे, या 2 वर्ष के बाद की आयु पे। कांस्टेबलों से सांड की नाक में छल्ला पहनवाओगे आप? एनीवेज, हरियाणा गाय की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? लंबा और संकरा चेहरा, छोटा और संकरा चेहरा, लंबा और चौड़ा चेहरा, छोटा और चौड़ा चेहरा। मैंने तो गाय भैंसे बहुत देखी हैं, हमारे गांव में बतेरी थी, मैंने इतने ध्यान से देखी कि गाय का मुंह लंबा और संकरा है कि चौड़ा है, कि मुझे तो हर टाइप की दिखी है, मैं सही बात बताऊं। राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यकता है 10 से 12 किलो, 12 से 17 किलो, 20 से 22 किलो, 2.5 से 5 किलो। बताओ भाई, 400 किलोग्राम भारी गाय है, 400 केजी की गाय है, उसको कितना तुम शुष्क ये दोगे? बताओ, तुम क्या वे करके देते हो उसे? हम तो देखा करते थे, बरसीन काट लाए, जितनी खानी है खा ली, जितनी तूड़ी बेदी खड़ वे मिला दी, वे तो करके देखी नहीं। भगवान कसम ना मुझे पता है, सीरियसली मुझे इसका आंसर नहीं पता था, तो मैं देख के बड़ी हैरान हुई थी कि वाह। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये फोन पे है, फोन पे से मैं पढ़ रही हूं। हाँ, गिरा। एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है? 1 से 1.5 किलो, 2 से 2.5 किलो, 3 से 3.5 किलो, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ भाई, कितना देते हो एक दुधारू गाय को उसकी शरीर की रक्षा के लिए? अगर गाय का मन कर रहा हो, मतलब उसको टेस्ट आ रहा हो खाने में, तो वो ज्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता उसकी शरीर की रक्षा के लिए हमें कितना देना चाहिए, मुझे नहीं पता सीरियसली। हाँ, ये मीता दाहा लिख रहे हैं, सब काओ की अपनी अपनी कैपेसिटी है। सही कहा भाई, काओ मोटी हुई तो दुधारू, बहुत ज्यादा दूध देने वाली हुई, कम दूध देने वाली हुई, क्या मतलब है इसका कि भाई कितना आहार, दाना आहार दिया जाए? मुझे सीरियसली इसका नहीं पता है। हालांकि मैंने आईएएस का भी इंटरव्यू तक मैं पहुंची हूँ, एचसीएस के इंटरव्यू तक पहुंची हूँ, लेकिन मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं। एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है, पहला 20 से 24 माह, 24 से 30 माह, 36 से 40 माह, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई संकर बछिया क्या होती है? निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? कांकरेज, देवनी, खिल्लारी, गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरीक्षित युवा सांड
छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार है वंशावली, बनावट, आकार, नस्ल। रविंद्र संघू, मैं आपकी बात बोलूंगी, इस बात पे मैं आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है 8%, 9%, 11%, 13%। भाई बताओ कितना परसेंट होता है भदावरी भैंस के दूध में? फैट कितना होता है बताओ। हिमांशु भारद्वाज, मैं आपकी बात भी अभी बोलूंगी। ये कैसे क्वेश्चंस हैं? ये मतलब क्या क्वेश्चंस हैं? कोई सोचे इन्हें कि भाई ये क्या पूछा गया है इन बच्चों से। भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है थरपरकार, अमृत महल, हरियाणा कांकरेज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। रविंदर शोराण, बिल्कुल सही कहा भाई। ये ऐसे है मैम, ये भी पूछ सके एक आदमी कितनी रोटी खा सकता है। बिल्कुल पूछ सकते हैं भाई। जब ये गाय भैंस भी पूछने लग रहे कितना चारा खा सकती हैं, अगर दुधारू है तो कितना शुष्क चारा दोगे, कितना आर्द्र चारा दोगे, और अगर वैसे नॉर्मल गाय है 400 किलो की तो कितना दोगे। कमाल हो रही है वैसे। अच्छा, उसके बाद पशुओं में चीचड़ी बुखार का रोग होता है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। इनमें से कोई भी नहीं। सही कह रहे हैं प्रवीण पुनिया जी। डेयरी डिपार्टमेंट का पेपर, ये वेटरनरी, ये एनिमल हस्बेंड्री का ही एग्जाम का पेपर था। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, मेरे को एक तो फोन में कम दिख रहा है इसमें। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चंस भी है, मैं ये नहीं कहूंगी, एक दो नॉर्मल क्वेश्चन भी आ गए। कि भाई थरपरकार गाय की प्रजाति कौन सी है, दुधारू नस्ल, कामकाजी नस्ल, दुकाजी नस्ल, इनमें से कोई नहीं। दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, अनुकरणीय विधि, मुष्टि विधि, पट्टिका विधि, इनमें से कोई नहीं। भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी अच्छी भैंस है, भदावरी, मुर्रा, जाफराबादी, महसाना। गाय और भैंस किस परिवार से बिलोंग करती है, बोवाइन, और जैसे ये श्वेत क्रांति वगैरह ये सब। गाय एवं भैंस का औसत तापमान क्या होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 102 फ़ारेनहाइट। अब ये ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चंस आप पूछोगे बच्चों से तो ये क्या जवाब देंगे, ये क्या करेंगे बताओ। और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या पढ़ाएं। हिस्ट्री में मेडिवल, एंशियंट, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, करंट अफेयर्स तो वास्ट है। करंट अफेयर्स तो पता ही नहीं कितना है, क्या है क्या नहीं। उसके बाद हरियाणा पढ़ना, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर का भी कोई वो नहीं है निर्धारित सा कि भाई इतना ही पढ़ना उसमें से आ जाएगा। उसके बाद ये ऐसे क्वेश्चंस टीजीटी लेवल के, टीचर्स के लेवल के, यूपी का क्वेश्चन पेपर डिट्टो यहां चेप देना, कमाल की बात हो रही है। क्या बनाना चाहते हो, ये क्या चाहते हो? ये भी तो पेपर लीकेज का एक तरीका है। क्या करना है? यहाँ पे कोई कुछ बोल रहे थे कि ये कोई टॉपिक ही नहीं बनता, तो मैं सबको ही कहना चाहती हूँ जो भी ये सोचते हैं टॉपिक नहीं बनता, सिर्फ इतना कहना है कि ना हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत, ना ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत, ना इकोनॉमी, ना पॉलिटी, ना करंट अफेयर्स। बस एक काम करना, यूपी के टीजीटी का 2005 वाला पेपर पढ़ के चले जाना। उसके अलावा अपना मैथ कर देना और इंग्लिश कर देना, बेड़ा पार है, लग गए तुम कांस्टेबल। बताओ। इसलिए ही तो ये जो HSSC में डिफाइंड सिलेबस की मांग बच्चे और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने समय से कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि डिफाइंड सिलेबस है ही नहीं, पता ही नहीं। और सिलेबस दे भी देते तो सिलेबस में से पूछ कहां रहे हैं पूरा का पूरा।
इन्होंने तो लिख रखा था 25% हरियाणा जी के पूछेंगे, कहाँ पूछी? 20 क्वेश्चन आए हैं दोनों टाइम में। बताओ। और बाकी में सिर्फ एक ये डाल दिया, हरियाणा ये जीके खत्म, जीके में और कुछ पूछना ही नहीं है, बस एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, दैट्स इट, और कुछ पूछना नहीं। हालांकि ये चैलेंजेबल नहीं है कोर्ट में, लेकिन ये हमारी मांग है कि हर एक सेक्शन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वही फिर पास होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, और जो पढ़ने वाला होगा, नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस होगी, तो जो पढ़ने वाला होगा वही निकलेगा, वही आगे जाएगा। तो ये सिस्टम क्या करते हैं, तो पढ़ने वाले और नॉन पढ़ने वाले को बराबर ले आता है, एक स्तर पे ले आता है। यहाँ पढ़ने वाले को एडवांटेज है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे अजीबोगरीब पूछते हैं। एक भाई ने सही लिखा था, ये पूछ सकते हैं एक आदमी कितनी रोटी खाता है, बताओ। क्या पता मुख्यमंत्री साहब 4 खाते हो, क्या पता बच्चे ये कोई 10-10 खाने वाला मिल जाए गांव वाला, और शहरों वाले क्या पता 2-2 रोटी खाने वाले मिल जाए। तो कैसे एवरेज उसका लगाओगे? नहीं, मेरे को तो नहीं समझ में आ रही है ये चीजें। और ये प्रॉपर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की चीजें हैं, ये उनके सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, उन्हें पता है, इतना डिटेल कुछ नहीं है। ये जानबूझ के ऐसा स्तर इसका रखते हैं कि सबके मार्क्स कम हो जाएं, और सबको ये डर रहे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 50 नंबर भी लेने मुश्किल हो, 60 नंबर भी लेने मुश्किल हो, और 60 नंबर से 59 होते, 58 होते या 62 होते, किसी को पता नहीं लगता। सभी सोचते हैं हाँ पेपर टफ था, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर इतनी आ रही थी, मैं कौन सा पढ़ के गया था यार, तो इसलिए रह गया होगा। बस बड़ी प्रॉब्लम है। और ये अखंड जुमला उसके ऊपर से, बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता से भर्ती, इसने तो तंग कर रखा है बिल्कुल जबरदस्त वाला। ये है कि व्यापम से भी बड़ा घोटाला कर दो और एक टैगलाइन चेप दो, बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता से भर्ती। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक लेटर रिलीज हुआ था चंडीगढ़ से, और हर एक डिस्ट्रिक्ट को वो भेजा गया, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना जनसंपर्क अधिकारी से पूछा गया कि कौन से न्यूज़पेपर्स आपके डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ न्यूज छापते हैं और कौन से न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के फेवर में न्यूज छापते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उनकी लिस्ट बनाकर हमें दी जाए। क्या जरूरत है भाई सरकार को ऐसे न्यूज़पेपर्स की लिस्ट इकट्ठी करने की, साप्ताहिक मैगजीन्स या किसी मैगजीन की लिस्ट इकट्ठी करने की? आप इस चीज को समझ रहे हैं? ये ऐसा डाटा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट से? ताकि सत्य ना पहुंचे, ताकि कोई सच ना बोल ले, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ लिख रहा होगा, बोल रहा होगा, उसे धीरे धीरे खत्म करना है, उसे धीरे धीरे बंद करना है। तो जब पॉजिटिव खबरें हर जगह होंगी तो सबको लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो सिर्फ लिप सर्विस चल रही है, काम तो नहीं हो रहा है, काम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो जो है ना, पहले जमाने में क्या होता था, अब भी होता है, पेरेंट्स क्या बोलते थे कि पढ़ाई की होती तो पेपर पास हो गया होता। ये तुमसे पेपर पास तो होता है नहीं, तो तुम पेपर के ऊपर दोष लगा दो कि पेपर ही खराब था। तो हमें अपने माँ बाप को ये समझाना पड़ेगा कि हाँ पेपर ही खराब था, पेपर सेटर ही अजीब था, पेपर सेटर को पेपर बनाना नहीं आता, और जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां उन्हें पेपर कराना नहीं आता, और कोई सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो रही है, हर पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक होने को इतना ग्लोरीफाई करते हैं ना ये लोग, मतलब उसमें भी अपनी महानता दिखा रहे हैं। जैसे वो विनोद मेहता जी हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने एक ट्वीट लिखा, उस ट्वीट को देख के मुझे इतना गुस्सा आया। लिख रखा है उन्होंने ट्वीट में कि चाहे 7 बार कैंसिल करना पड़े, चाहे 9 बार कैंसिल करना पड़े, हमारी बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है। जो पिछली सरकारें होती थी उनके तो घरों में लिस्ट बनती थी, लेकिन हम तो ईमानदारी से भर्ती करेंगे चाहे हमें इतनी बार कैंसिल करना पड़े। ईमानदारी से भर्ती तो जब करोगे जब भर्ती करोगे, 7-7 बार 9-9 बार कैंसिल कर दोगे तो 9 साल में ना पेपर होए। जब भर्ती नहीं होएगी तो ईमानदारी क्या और भ्रष्टाचार क्या? पवन कुमार ढाका बिल्कुल सही कह रहे हो, जितने ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सबकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो मामले दब गए, ये मामला दबा नहीं पाए, ये मामला दबा नहीं पाए, इसलिए उठा रहा। अब ये कहीं पे भी बोलते हैं ना कि पारदर्शिता पारदर्शिता पारदर्शिता, इनसे सीधा पूछो कि एक भर्ती बता दो जिसमें पारदर्शिता थी, और यहां मैं सारी भर्तियां बता सकती हूँ जिसमें
अपारदर्शिता थी। कोई बोलने लायक नहीं है, सामने से बोल जाए तो। इनसे पूछो व्हाट इज पारदर्शिता, पारदर्शिता होता क्या, बताओ जरा पारदर्शिता क्या होता है। एक वर्ड सीख रखा है बस, उसको हर कोई प्रवक्ता हर कहीं चेपता रहता है, पारदर्शिता पारदर्शिता पारदर्शिता। पेपर लीक हो गया तो पारदर्शिता, हमने रद्द कर दिया तो पारदर्शिता, हमने लगा दिए तो पारदर्शिता, हमने कुछ कर दिया तो पारदर्शिता। हर चीज में पारदर्शिता। चाहे ये पूछे कि सांड की नाक में छल्ला डालना तो भी इनकी पारदर्शिता। इन्होंने पेपर कॉपी करके लगा दिया तो भी इनकी पारदर्शिता। इन्होंने एचसीएस की कॉपीज जला दी तो भी इनकी पारदर्शिता। इन्होंने नायब तहसीलदार ऐसे लगा दिया, सबको पता था तो भी इनकी पारदर्शिता। क्योंकि इन्होंने टैगलाइन बना दिया पारदर्शिता। वो हमारे माइंड पे ऐसे अटैक करेगी, चाहे हम कितने ही दुखी हो, किसी भी क्वेश्चन की वजह से, किसी पेपर की वजह से, कैसे भी दुखी हो, लेकिन हमारे माइंड में छप जाए पारदर्शिता पारदर्शिता पारदर्शिता। तभी तो एचएसएससी के सामने भी बोर्ड लग गया है पारदर्शिता, क्योंकि विजुअल भी तो हमारे माइंड पे आएगी ना वो चीज कि पारदर्शिता है। भाई आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती, क्या सारी भर्तियों की बात हो रही है यहाँ पे? तो हर एक भर्ती की बात हो रही है, हर एक भर्ती की बात, क्योंकि हर एक भर्ती वाला कैंडिडेट दुखी है आज के दिन। पीजीटी संस्कृत वाले हटा के ये पारदर्शिता करी इन्होंने, देखो। टीजीटी इंग्लिश वाले हटा के पारदर्शिता कर दी, जेएलए हटा के पारदर्शिता कर दी कि हम दोबारा से एग्जाम कराएंगे क्योंकि वो मामले कोर्ट में पेंडिंग है। कोई पूछने वाला इनसे नहीं है, विपक्ष भी ढंग से आवाज नहीं उठाता। कोई इनसे पूछे काहे की पारदर्शिता? भाई ज्वाइनिंग देने के बजाय आरोही का रिजल्ट नहीं निकाल रहे, कह रहे हैं पारदर्शिता। वाह वाह वाह, क्या बात है। पारदर्शिता ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं यहाँ पे। नेम एन एग्जाम जो पारदर्शिता के साथ कंडक्ट हुआ हो। कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हर एक चीज चलानी है, धकानी है, रेगुलर नहीं चाहिए। शिक्षा जगत का भट्टा बैठ नहीं लग रहा है। अब आपको एक और सच्चाई बताती हूँ। जेबीटी के मामले में जब जेबीटी खत्म करने की बात आ रही थी और विधानसभा में ये बयान दिया गया था कि जेबीटी सरप्लस है, अब जेबीटी आज से खत्म। जेबीटी के ऊपर मीम्स बना दिए, इतना मजाक उड़ा दिया यहाँ पे सोशल मीडिया पे सब कुछ। लेकिन असल सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट के वकील ने, सरकारी वकील ने कोर्ट में ये माना है कि कुछ 2500 पता नहीं 6000 वैकेंसीज हैं जेबीटी की। तो बाहर कुछ और बयान दिए जा रहे हैं, कोर्ट में कुछ और बयान दिए जा रहे हैं। ये है इनकी पारदर्शिता। सारे काम करो, व्यापम से बुरा घोटाला, गदर मचा हुआ है यहाँ पे। ग्राम सचिव लीक हो जाता है, वो कैंसिल करना पड़ता है। 8.5 लाख बच्चे, 8.5 लाख बच्चे इस पेपर में इन्वॉल्व थे, पेपर लीक हो गया, बड़ी नॉर्मल सी बात है। व्यापम से बड़ा घोटाला है ये, लेकिन टैगलाइन पारदर्शिता। बच्चों के कॉल आ रहे हैं, दीदी मरण का जी करा है, आत्महत्या के थॉट्स आने लग गए हैं, सुसाइडल थॉट्स। न्यू जी करे रेल के नीचे कट के जान दे दो। वापस आ रहा था, घर जाने का जी नहीं कर रहा। एक बच्चे का पढ़ा था मैंने, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि दीदी एक दिन पता नहीं 2 दिन की दिहाड़ी करके उन पैसों से अपना भाड़ा अरेंज करके पेपर देने गया था। ये तो बच्चे हैं, आर्थिक बेरोजगार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो किसी तरीके से पेपर देने के लिए पहुंचे, पेपर दे के आए। उसके अलावा जो पेपर कंडक्ट हुआ उसके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ भाई, स्टेट एक्सचेकर का कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा इसमें वेस्ट हुआ, उसका हिसाब किताब वो तो हम जैसों का ही है पैसा। हम टैक्स भरते हैं, आप लोगों ने फॉर्म भरे, पैसा दिया, सब वेस्ट, सब वेस्ट। और इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, चाहे 7 बार कैंसिल करना पड़े, चाहे 9 बार कैंसिल करना पड़े, हम तो ईमानदारी से भर्ती करेंगे। तुम कैंसिल ही करते रहे तो तुम काहे की भर्ती करोगे? तुम कैंसिल ही करते रहे तो 2024 में तुम कह रहे हो कि हमें रोजगार युक्त बेरोजगार मुक्त हरियाणा बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? वो हवा में बनेगा। कुछ नहीं है, मैंने कल भी बताया था, सारे सिस्टम में लूप होल ढूंढते हैं कि कैसे अपने बंदों को अंदर घुसाया जाए, चाहे वो क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो लीकेज के माध्यम से हो, चाहे वो रिवाइज की ना देने के माध्यम से हो, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो। फिर बाद में वेटिंग लिस्ट तो है ही, वेटिंग लिस्ट वाली चीज तो वो तो पड़ी हुई है, उसको तो आज तक हमने टच नहीं किया। आरटीआई में जवाब देना नहीं, फिर बोलते हैं पारदर्शिता।
पारदर्शिता। पिछली पुलिस की भर्ती, सोशियो इकोनॉमिक के अंक दिए नहीं, ग्रेजुएशन के अंक दिए नहीं, इसके फादरलेस वाले बच्चों के अंक दिए नहीं, इतनी गड़बड़ियां करी और अब धीरे धीरे उनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं चुपचाप। कभी 10 लोगों के लिए लेटर निकलता है, कभी 4 के लिए निकलता है, कभी 20 के लिए निकलता है, कभी 25 के लिए निकलता है, ऐसे निकल रहा है। क्यों? क्योंकि एकदम अगर ज्वाइनिंग दे दी तो इसका रुक्का पड़ जाएगा और पारदर्शिता का ढोल एक और बार फट जाएगा। फाड़ना नहीं है ना, वो पैसा तो सारा इसी में खर्च हो रहा है। जब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से अखबार इनके फेवर में है, कौन से अगेंस्ट है, उसकी लिस्ट निकलवा सकते हैं, तो वो क्यों निकलवा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ यहां हमारे अटैक करना है, क्योंकि हमें सब्ज बाग दिखाने अच्छे, जैसे हमें पहले दिखाए थे कि अब नौकरियों में धांधलियां नहीं होंगी, अब निष्पक्ष और पारदर्शी भर्तियां होंगी, सिर्फ ये बोलना काफी है, अंदर खाते सब कुछ चल रहा है वैसे का वैसा। देखो, बात नहीं बनेगी जब तक आवाज नहीं उठेगी, और आवाज उठाने के लिए ही कल एक ट्विटर कैंपेन रखा हुआ है। कुछ अभ्यर्थियों ने मेरे पास कुछ लोगों ने भेजा ये ट्विटर कैंपेन वाला हैशटैग वगैरह। तो कल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हैशटैग मेन रहेगा HSSC सिस्टम फेल। कल 10 अगस्त सुबह 10 बजे से जिसने भी ये बनाया है, जो भी ये सर्कुलेट कर रहा है, उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि एक हैशटैग रखा करो। तुमने रख रखे 3-3 हैशटैग। मानगी में डिफाइंड सिलेबस आपकी वो है, मांग है। मानगी में स्टॉप पेपर लीक भी आपकी डिमांड है। मानगी में कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, हर एक चीज होनी चाहिए। लेकिन अगर 3-3, 4-4 हैशटैग रखोगे तो एक भी ट्रेंड नहीं होता है। सिर्फ एक रखा करो और उसके साथ सारी अपनी मांग लिख दिया करो। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कल इस हैशटैग के साथ तो जरूर करें। दूसरा आपकी मर्जी है, हैशटैग लगाओ ना लगाओ, लेकिन हैशटैग HSSC सिस्टम फेल सुबह 10 बजे से हमने करना है, और हम अपनी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जगाने के लिए। हैदराबाद की जिस एजेंसी से कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, वहां मेल कांस्टेबल का पेपर यदि बना है तो मान के चलो 99.9% में ये लगा के चलती हो लॉजिक के हिसाब से कि महिला कांस्टेबल का भी वहीं से ही बना होगा और SI का भी वहीं से बना होगा, और क्या पता सारे वहीं से बन रहे हो। तो हमारी ये भी मांग है HSSC से कि यदि वहां से पेपर बने हैं तो तुरंत उन पेपर्स को खारिज कर दिया जाए और पूर्ण सिक्रेसी बरतते हुए नया क्वेश्चन पेपर बनाया जाए। किसी ढंग के एग्जामिनर को एंगेज करके, पढ़े लिखे एग्जामिनर को एंगेज करके, ढंग का सिलेबस की डिवीजन करते हुए एक ढंग का पेपर बनाया जाए। चाहे उसमें आपको 1 महीना फालतू लग जाए, लेकिन दोबारा ऐसा काम मत कीजिएगा। आपको यहाँ पे भी 12 बजे पता चल गया था, 6 तारीख को रात को 12 बजे की पेपर लीक हो चुका है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में पेपर करवाया गया। क्या था ये? आप ये सोच रहे थे कि भाई पेपर लीक हो गया, चलो इसको चुपचाप दबा लेंगे और पेपर का रिजल्ट निकाल देंगे। ये तो बात फैला दी, हम लगे रहे फैलाने कि भाई पेपर लीक हो गया तो आपको रद्द करना पड़ा, वरना आप तो इसको करवाए बैठे थे। रात को जब 12 बजे, अखबारों में भी लिखा रहा है रात को 12 बजे पकड़ लिया था और पेपर लीक का पता चल गया था, तो सुबह वाला पेपर क्यों नहीं कैंसिल हुआ? सुबह वाला छोड़ो, शाम वाला भी करवाया आप लोगों ने, तो पेपर जरूरत ही नहीं थी उसकी। तो कल एक तो ये करना है। अच्छा, एक और चीज जो इस पेपर में पता चली, जो बार बार लोग मुझे लिख भी रहे थे, वो ये है कि इस बार पेपर पे कोई बारकोड नहीं था, अभ्यर्थी का नाम नहीं था, रोल नंबर नहीं था। पहली बार कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि कोई बारकोड कुछ नहीं था पेपर के ऊपर। और उसके बाद क्या था कि पहले बच्चों के पेपर पैक्ड आते थे, वो खुद पॉलिथीन से फाड़ के अपना क्वेश्चन पेपर निकालते थे। इस बार पॉलिथीन में भी नहीं थे पेपर, सील भी टूटी हुई थी और ऐसे कैसे उनको क्वेश्चन पेपर्स मिले थे। तो ये कितना गलत बात है। मतलब पहले ही पेपर्स की सील टूट चुकी थी और पहले ही मतलब ये भी डिसाइडेड नहीं था। पहले जैसे ये तो होता था कि ये रोल नंबर है, ये नाम है, इसको ये वाला सेट मिलेगा, नेक्स्ट वाले को ये वाला सेट मिलेगा, आगे पीछे किसी को अपना क्वेश्चन पेपर दे नहीं सकते थे। लेकिन इस बार तो ये गजब ही कांड हुआ है। तो HSSC आपने ये जो चीजें हैं, ये जो फेयरनेस है, ये बढ़ानी है, घटानी नहीं है, फेयरनेस बढ़ानी है। तो आप प्लीज ऐसा ना करें, जैसे सील्ड कवर में पेपर्स आते थे वैसे ही बच्चों को पेपर मिले। बहुत ज्यादा जरूरी है ये। हार को बैंक भी लिख रहे हैं बच्चे, 12वीं का परिणाम
भाई मैं इन सब के बारे में बात करूंगी। आज ना हम इकट्ठे क्यूमुलेटिव मुद्दा उठाए बैठे। हारको बैंक वाले कब से बेचारे बोले जा रहे हैं कि एग्जाम करवा, 2 साल हो गए पेपर, इनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवा के पेपर करवाने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे ही पीजीटी वाले बैठे हुए हैं, ऐसे ही वो आरोही का रिजल्ट नहीं देके दे रहे हैं, ऐसे ही बेचारे कांस्टेबल वाले एडवर्टीजमेंट री एडवर्टीजमेंट, अब पेपर लीक, ग्राम सचिव वाले अब तक पेपर नहीं हो लिया, दिसंबर में पेपर अनाउंस कर रखा है और तब तक तीसरी लहर आ जाएगी, फिर करो बल्ले बल्ले, अगले साल पे चलेगी सारी की सारी चीज। और फिर कमाल का कॉन्फिडेंस तो मुझे मुख्यमंत्री साहब का ही लगता है कि मुख्यमंत्री साहब इन सब के बावजूद ये कहते हैं कि 2025 में बेरोजगार मुक्त बना देंगे हरियाणा को। आई हैव नो वर्ड्स। और उसके बाद दूसरा कॉन्फिडेंस, बिना खर्ची बिना पर्ची पारदर्शिता से भर्ती, और इसको कैंसलेशन को भी वो कितनी महानता से बोल रहे, कमाल। एमपीएसडब्ल्यू वाले भी, अरे कितने सारे तो एग्जाम्पल हैं अपारदर्शिता के, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर भी पारदर्शिता कहने की यदि हिम्मत है तो वो इसलिए है क्योंकि हम सुन रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बोल ही नहीं रहे हैं, हम सुन लेते हैं और हम कहते हैं कुछ नहीं होना जाना। एक जना सुनेगा कहेगा कुछ नहीं होना जाना, कुछ नहीं होना जाना, ये जो कुछ नहीं होना जाना वाली तादाद है ना, ये बहुत ज्यादा है। और कुछ हो सकता है वाली ना बहुत कम है, कुछ हो सकता है वाली बहुत कम है। तो ये जो कुछ हो सकता वाले लोग हैं ना, इनको इकट्ठे आना पड़ेगा और एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, एक दूसरे के एग्जाम के लिए। एक एग्जाम में यदि फेयर होता है, फेयरनेस ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, तो बाकी एग्जाम्स भी क्यों नहीं होंगे, बाकी भी होंगे। कितनी ही एसआईटी गठित कर लो, कुछ कर लो, हमारे हरियाणा को जरूरत है सीबीआई इंक्वायरी इनके ऊपर होनी चाहिए। पिछला कैश फॉर जॉब स्कैम की भी आप बाहर निकालिए रिपोर्ट और अभी भी सीबीआई इंक्वायरी कीजिए, ठीक। यहाँ सिस्टम ओवरहॉल कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा इनसे, भाई पेपर कैसे कैसे, इतनी जवाबदेही से ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रॉपर आंसरेबिलिटी चाहिए और जो इनमें ब्लैक शिप्स हैं सबकी सब बाहर निकले, जो भी इसमें गुनहगार है वो बाहर निकले और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके साथ साथ पेपर लीक के साथ साथ ये जो घटिया क्वेश्चन पेपर जो भी बनाते हैं इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, इनको फाइन लगाया जाए और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए कि इतने घटिया पेपर तुम बनाते हो, तुम्हें आंसर की बनानी नहीं आती, तुम हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप इनको इतने पैसे देते हो बताओ, और इनकी सिक्रेसी भी मेंटेन रहती है, आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमें तो पेपर भी अच्छा चाहिए, हमें तो डिफाइंड सिलेबस भी चाहिए, हमें तो ब्रेकअप भी चाहिए क्वेश्चंस का अच्छे से हो। ऐसा ना हो कि सारा पेपर उठा के एक जानवरों के उसके बना दिया, ये कोई मतलब नहीं बनता। हमें भर्ती प्रक्रिया में हर तरीके का सुधार चाहिए, हमें निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती चाहिए, हमें ढंग का एग्जामिनर चाहिए जो ढंग का पेपर बनाए। 100 क्वेश्चन जो एग्जामिनर नहीं बना सकता, लानत है उसके ऊपर, और जो नहीं बना सकता उसको ब्लैकलिस्ट कर दो, दोबारा उसके पास पहुंचो मत। हमें ढंग की रिवाइज की चाहिए, टाइम पे रिवाइज की चाहिए, हमें पारदर्शी रिजल्ट चाहिए, हमें पारदर्शिता का ढोल नहीं चाहिए, बिना बात का खली बजता रहे, थोता चना बाजे घना टाइप, वैसे नहीं। हमें पारदर्शी रिजल्ट चाहिए, हमें नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, अंकों समेत प्रॉपर ब्रेकअप हो, जिसमें सोशियो इकोनॉमी के कितने मिले, ग्रेजुएशन के कितने मिले, फलाना ढिमका, ये वाले अंकों के साथ होना चाहिए। उसके बाद हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए, ऐसा ना हो रिजल्ट लटका रहे हैं। हमें नौकरी चाहिए, हमें नाटक नहीं चाहिए कि हम तो तुम्हें नौकरी देना चाहते हैं लेकिन देखो कोरोना आ गया, हम तो तुम्हें नौकरी देना चाहते हैं लेकिन देखो पेपर लीक हो गया, हम तो तुम्हें नौकरी देना चाहते हैं लेकिन देखो केस दर्ज हो गया। तो केस दर्ज भी जब होते हैं तो आपके खुद के वकील वहां पे पैरवी नहीं करते हैं। तो हमें नौकरी चाहिए, और नौकरी कैसे चाहिए वो आप अपने सिस्टम को सुधारो, आपका सिस्टम फेलियर के कगार पे खड़ा, उसे ठीक करो। तो कल 10 अगस्त 10 बजे ट्विटर कैंपेन #HSSC सिस्टम फेल, हम ये सब करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ठीक है। 10 बजे सब एक्टिव हो जाना, हमें इसे ट्रेंड पे लेके आना है, ठीक है। मैं भी एक्टिव रहूंगी उस टाइम पे। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे लेती हूँ, नहीं तो मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। एमपीएसडब्ल्यू 8 साल बाद भी नहीं हो पाई मैम। सर मैं तो आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, इतनी बार इनको बोल दिया, अब क्या करें बताओ, कोई भी भर्ती नहीं हो पा रही है। आप बताओ कौन सी भर्ती हुई है? आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती पूरी करवाओ जी। कैसे करवाएं सर, बताओ कैसे करवाएं आईटीआई इंस्ट्रक्टर? मंशा भी तो होनी चाहिए ना।
पीजीआई रोहतक के क्लर्क फॉर्म में 600 रुपीज फीस थी, फरवरी 2019 में भरवाए थे, आज तक कुछ नहीं। आजकल फॉर्म भरवा के पैसे इकट्ठे करने का चलन हो रखा है, वो नहीं है, क्या कहते हैं, एग्जाम करवाने में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हाँ जी, मैंने आपकी बात कर दी है कि कट ऑफ जानबूझ के नीचे रखते हैं। चलो, हमने सब कुछ कवर कर लिया। ऑल द वेरी बेस्ट। कल हम ये ट्रेंड करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि ये ट्रेंडिंग पे आएगा, सरकार जागेगी और ज़रूरी जो चेंजेस हैं वो लेके आएंगे और सीबीआई इंक्वायरी वगैरह के लिए हम लोग बार बार बोलते रहेंगे। शुभ रात्रि।